जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया इकोनॉमी सर्वे। जैसा आपको पता है, कल वित्त मंत्री जी संसद में बजट पेश करेंगी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का। लेकिन मेन बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री जी ने संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है इकोनॉमी सर्वे की। वित्त मंत्री जी ने बताया है भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में। वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, यानी भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। भारत देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। बीजेपी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ वित्त मंत्री जी ने बताया कि 56.2 करोड़ लोगों के पास है रोजगार। जी हां दोस्तों, भारत देश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा इकोनॉमी सर्वे की। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कल पेश होगा बजट। इस बजट से आपको क्या उम्मीद है? क्या सरकार या फिर वित्त मंत्री जी घोषणाएं कर सकती हैं आपके लिए? क्या कल के बजट में 18 महीने के डीए का एरियर का बजट रखा जा सकता है, या फिर 50% डीएडीआर मर्ज करने का प्रस्ताव या फिर बजट पेश किया जा सकता है, या फिर 8 सीपीसी का बजट कल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे आगे। फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कल के बजट में आपको क्या दिया जा सकता है, क्या घोषणाएं हो सकती हैं वित्त मंत्री जी के द्वारा, इस पर भी बात करेंगे आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कुछ पेंशन के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एक टेबल बनाई है, प्रोजेक्टेड 8 सीपीसी की टेबल बनाई है, लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक, सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक, किस तरीके से 8 सीपीसी में आपकी पे बढ़ सकती है। और दोस्तों इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज करा है 1.80। अब काफी पेंशनर्स मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर आप अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बताते हो अपने वीडियो में। दोस्तों जो मैं आपको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बताता हूं वो मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, वो दूसरी की रिपोर्ट मैं आपको समझाता हूं अपने वीडियो में। क्योंकि दोस्तों जो दूसरे रिपोर्ट्स बनाते हैं उनके अलग अलग फिटमेंट फैक्टर रहते हैं, तो दूसरे की रिपोर्ट मैं आपको अपने वीडियो में समझाता हूं। हालांकि जो मेरा अनुमान है फिटमेंट फैक्टर पे वो है 1.86 से 2.40 के बीच आपको फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो दोस्तों आप मेरे पे गुस्सा मत करिए, जो मैं आपको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बता रहा हूं वो दूसरों की रिपोर्ट में आपको समझा रहा हूं, दूसरे की रिपोर्ट। तो दोस्तों ऐसी एक रिपोर्ट है जिसमें 1.80 फिटमेंट फैक्टर बनाकर एक टेबल बनाई गई है। क्या है पूरी टेबल आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी भी 8 सीपीसी से संबंधित है। जी हां दोस्तों, इसमें बताया है कुछ की फैक्ट के बारे में 8 सीपीसी से, यानी 8 सीपीसी में आपकी मिनिमम पे कितनी होगी, आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है। तो दोस्तों एक छोटी सी रिपोर्ट समझाऊंगा 8 सीपीसी पर आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से एक फॉर्म जारी करा गया है पूर्व सैनिकों के डिपेंडेंट्स के लिए, जो वाइफ है, स्पाउस है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है अगर सैनिक की या फिर जवान की मृत्यु होती है तो दोस्तों जवान के अंतिम संस्कार के लिए आश्रितों को कुछ पैसा दिया जाता है, कुछ अनुदान दिया जाता है। कितना? 10,000 रुपए तक। तो दोस्तों वाइफ को, स्पाउस को 10,000 रुपए लेने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये फॉर्म जारी करा गया है, कैसे इस फॉर्म को भरना है वाइफ को, स्पाउस को, ताकि ये पैसा मिल सके। आगे भविष्य में खुदा ना खास्ता अगर जवान की, सैनिक की मृत्यु होती है तो फिर उसके अंतिम संस्कार के लिए कैसे आपको पैसा लेना है, कैसे कार्रवाई करनी है, तो दोस्तों उसका ये फॉर्म है, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों एक फॉर्म है, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में।
तो फटाफट सबसे पहले वीडियो को भी देखने से पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने संसद में इकोनॉमी सर्वे पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। सर्वे के मुताबिक भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र के 56.2 करोड़ लोग रोजगार में हैं। जी हां दोस्तों, यानी 15 साल से उम्र के जो ऊपर के जवान है या फिर लोग हैं, उनको बेहतर तरीके से रोजगार दिया जा रहा है, जिनकी संख्या है 56 करोड़ के आसपास। जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% की रेंज में रहने का अनुमान है। जी हां दोस्तों, जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी संतुलित है, उसमें भी दोस्तों ज्यादा नुकसान नहीं है भारत देश को। फिर दोस्तों सुझाव दिया है कि जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पाबंदी लगानी चाहिए। जी हां दोस्तों, जो टीवी चैनल, सोशल मीडिया जंक फूड के विज्ञापन दिखाते हैं, तो दोस्तों उन विज्ञापनों पर, एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगेगी। साथ ही साथ दोस्तों वित्त मंत्री जी ने बताया कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, यानी सरकार की प्लानिंग है बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट की, कॉर्पोरेट टैक्सेशन की, व्यवसाय निर्माण की। जी हां दोस्तों, इसी से संबंधित बजट भी पेश किया जा सकता है कल की तारीख में। यानी दोस्तों वित्त मंत्री जी ने बताया इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है, यानी भारत देश को अब कोई नुकसान नहीं है। जो राजकोषीय घाटा है वो भी दिन प्रतिदिन कम हो रहा है भारत देश को। साथ ही साथ पैसे की कोई कमी नहीं है, बीजेपी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हालांकि सरकार आपसे संबंधित जुड़े हुए मुद्दों को पेंडिंग में रखती है, उससे संबंधित पैसा सरकार नहीं निकालती, जो बहुत ही अफसोस की बात है। हालांकि दोस्तों वो मुद्दा अलग है, लेकिन फिलहाल इकोनॉमी रिपोर्ट में बताया गया है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। भारत देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर आगे अग्रसित हो रहा है। अब बजट से क्या उम्मीद है? 300 नई ट्रेनों की घोषणा संभव हो सकती है, नई ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, उससे संबंधित बजट की घोषणा हो सकती है। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। बजट में 5 बड़े ऐलान संभव हो सकते हैं। इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो नए टैक्स रिजाइम में 75,000 की छूट मिलती है, यानी 75,000 आपके माइनस होते हैं टोटल सैलरी में से, तो दोस्तों इसकी जो सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है। 1 लाख रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन किया जा सकता है। इससे क्या होगा, सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। जी हां दोस्तों, पहले 12 लाख या फिर 12,75,000 है, अब वो बढ़कर 13 लाख की जा सकती है। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। अभी 12,75,000 पर इनकम टैक्स फ्री है, जैसा आपको पता है। क्या हो सकती है घोषणा? उद्योग संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना जरूरी है। जी हां दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसा ना लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आपसे ना वसूला जाए। तो दोस्तों इस तरीके के सुझाव दिए हैं कुछ एक्सपर्ट ने वित्त मंत्री जी को। टैक्स छूट बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, अगर टैक्स में छूट मिलती है तो दोस्तों इससे आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ेगी, यानी दोस्तों कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पर भी उसका असर होगा। इससे इकोनॉमी को फायदा होगा। जी हां दोस्तों, आपसे कम टैक्स वसूला जाएगा तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन में कहीं ना कहीं इजाफा होगा। तो दोस्तों सरकार की अपनी प्लानिंग है कि 2047 तक किस तरीके से देश को सुदृढ़ बनाना है, एक पावरफुल देश बनाना है। सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को नई टैक्स रिजीम से बदलना चाहती है। इसके लिए नई टैक्स रिजीम को फायदेमंद बनाए रखना जरूरी है। इसी मकसद से नई रिजीम में सैलरी पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, सरकार की प्लानिंग होगी कि जो पुराना स्लैब है टैक्स का, उसे बदला जाए और उसकी जगह नए टैक्स रिजीम में कुछ बेहतर सुझाव कर दिए जाए, ताकि दोस्तों सरकार पर भी दबाव ना पड़े और इससे आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा बच जाए आपकी सैलरी पे या फिर पेंशन पे। तो दोस्तों यहां पर इससे संबंधित कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, लखपतियां दीदियां बनाना, उसके बाद बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, फिर दोस्तों स्किल डेवलपमेंट, या फिर दोस्तों कुछ और चीजें हो गई छोटी मोटी, जिससे कहीं ना कहीं बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट हो सके, युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके, बड़ी बड़ी IT कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ फायदा मिल सके।
इससे संबंधित कुछ घोषणाएं हो सकती है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि सरकार के पास आपको देने के लिए शायद पैसा ना है। तो दोस्तों सरकार कहीं ना कहीं 18 महीने के डीए के एरियर का बजट यहाँ पे मुश्किल है कि कुछ ऐलान करे कल के इस बजट में वित्त मंत्री जी, या फिर दोस्तों 50% डीएडीआर जो मर्ज करने का प्रस्ताव है वो भी मुश्किल है कि कल इससे संबंधित कुछ घोषणा हो या फिर इससे संबंधित कुछ बजट रखा जाए। फिर दोस्तों 8 सीपीसी का बजट तो मुश्किल लगता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 8 सीपीसी अभी पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ। 8 सीपीसी जो मिलना है वो मिलना है 2027-28 में। तो 26-27 के इस बजट में 8 सीपीसी का बजट का प्रावधान मुश्किल है कि शायद मिले। ये मिलेगा दोस्तों 2027-28 के बजट में, जब 27-28 में ही 8 सीपीसी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों जहां पर ये चीजें बताई गई हैं कि इससे संबंधित कुछ घोषणाएं हो सकती है, जैसे कि सोशल मीडिया पे बताया जाता रहा है, तो दोस्तों यहां पे मुश्किल है कि कल के बजट में 18 महीने के डीए का एरियर बजट रखा जाए, या फिर 50% डीएडीआर का बजट रखा जाए, या फिर 8 सीपीसी का बजट रखा जाए। ये मुश्किल है कि कल के बजट में इन चीजों का ऐलान हो, ऐसा मुश्किल है। बाकी आपका क्या कहना है आप जरा कमेंट में जरूर बताएगा। एक बार फिर बता दूं, वित्त मंत्री जी ने जो इकोनॉमी रिपोर्ट रखी गई है संसद में, तो दोस्तों इसमें देश को आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा, देश की स्थिति बेहतर ही है, आर्थिक नुकसान कुछ भी नहीं है देश का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक टेबल मैं आपको समझाऊंगा। ये टेबल बनाई है कुछ पेंशन एक्सपर्ट ने। इसमें प्रोजेक्टेड टेबल बनाई है 8 सीपीसी की, जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक आपकी पे बताई है कि किस तरीके से रैंक वाइज आपकी पे बढ़ेगी 8 सीपीसी में। और इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज करा है 1.80। जैसा मैंने आपको बताया ये मेरा फिटमेंट फैक्टर नहीं है, ये किसी दूसरे का फिटमेंट फैक्टर है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए लेवल 3 में एक सिपाही का ग्रेड पे है 6 सीपीसी का 2000, 7 सीपीसी की पे है 21,700 एक सिपाही की। तो दोस्तों यहां पर फिटमेंट फैक्टर लगाया 1.80 का, जिससे 8 सीपीसी में एक सिपाही की पे हो जाएगी 39,060। ऐसे दोस्तों नायक का बताया जिनका 2400 ग्रेड पे है छठे वेतन आयोग का, और मिनिमम पे है 25,500। 8 सीपीसी में बताइए 45,900। ये पे की बात कर रहा हूं, पे की। फिर दोस्तों यहां पे हवलदार का बताया लेवल 5 में, जिनका 2800 ग्रेड पे है छठे वेतन आयोग के अनुसार। 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 29,200। 8 सीपीसी में हो जाएगी 52,560। फिर दोस्तों यहां पे नायब सूबेदार का बताया लेवल 6 में 4200 ग्रेड पे 6 सीपीसी में। 7 सीपीसी में मिनिमम पे है 35,400, और 8 सीपीसी में पे बताइए 63,720। यानी दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं जो इंक्रीज का इंडिकेटर है वो बढ़ने की तरफ है। यानी फायदा मिलेगा 8 सीपीसी में इन रैंकों को, उनकी पे पेंशन बढ़ेगी। इस वजह से दोस्तों इंक्रीज का जो ये इंडिकेटर है ये दोस्तों ऊपर की तरफ है, यानी सबकी पे पेंशन बढ़ रही है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे सूबेदार की, जिनका लेवल 6 है, 4600 इनका ग्रेड पे है 6 सीपीसी में, मिनिमम पे है 44,900 7 सीपीसी में। 8 सीपीसी में हो जाएगी 80,820 अगर फिटमेंट फैक्टर 1.80 दिया जाता है। फिर दोस्तों यहां पे सूबेदार मेजर, जिनका ग्रेड पे है 4800 6 सीपीसी में, मिनिमम पे है 7 सीपीसी के 47,600, 8 सीपीसी में बताया 85,680। ऐसे दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट 95,580, ऑनरी कैप्टन 1,09,80। तो दोस्तों यहां पर बताया कि इस तरीके से आपकी पे बढ़ रही है। इस वजह से दोस्तों ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ है। तो दोस्तों इस वजह से इस टेबल के अनुसार हर एक को फायदा मिल रहा है, हर एक की पे बढ़ रही है। हालांकि दोस्तों ये अनुमानित है, प्रोजेक्टेड है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी की नई रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी दी है। क्या दी है? की फैक्ट करंट मिनिमम पे 18,000। जी हाँ दोस्तों, अगर मिनिमम पे 18,000 है, अगर आप उसमें एक्सपेक्टेड 1.80 का फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे तो दोस्तों आपकी पे 30,000 के आसपास हो जाएगी, 30,000 के आसपास। तो दोस्तों 1.80 भी मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है, कोई मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों इन्होंने जानकारी दी है कि मिनिमम फैक्टर यहां पे हो सकता है। फिर क्या लिखा है? नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन येट। जी दोस्तों, अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकाला गया है। गवर्नमेंट अप्रूवल स्टिल पेंडिंग, सरकार की तरफ से अभी अप्रूवल पेंडिंग में है। फाइनल पे डिसीजन विल टेक टाइम। जी दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा फाइनल सेटअप होने में। तो दोस्तों यहाँ पे अनुमानित चीजें बताई हैं कि ये चीजें हो सकती है। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से एक फॉर्म जारी करा गया है। भूतपूर्व सैनिकों के
मरने के बाद निकटतम आश्रितों को अंतिम संस्कार निभाने हेतु एकीकृत निधि यानी 10,000 रुपए आर्थिक सहायता स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र, एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो वाइफ को स्पाउस को भरना है। दोस्तों यहाँ पे फोटो लगेगी वाइफ की, स्पाउस की, जिस सैनिक की या फिर जवान की मृत्यु हुई है उसकी पत्नी की यहाँ पे फोटो लगेगी। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक पति का नाम आएगा, रैंक आएगा, यहाँ पे नाम आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिस की, कौन सा रिकॉर्ड ऑफिस है उसका नाम, फिर सेना में भर्ती की तिथि, कब अपॉइंट हुए आपके पति, फिर दोस्तों यहाँ पे सेना से सेनियोरिटी की तिथि और कारण, जी हाँ दोस्तों कब रिटायर हुए, रिटायरमेंट की डेट, एसओएस की डेट आएगी, फिर मृत्यु कब हुई और उसका कारण, किस वजह से मृत्यु हुई और उसकी तारीख यहाँ पे आएगी, फिर निकटतम आश्रित आवेदनी का नाम, जी हाँ दोस्तों अब आश्रित कौन है, डिपेंडेंट कौन है, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे पता आएगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पे, जो डिस्चार्ज बुक में आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है, गांव, पोस्ट, जिला, पिन नंबर, मोबाइल नंबर। फिर दोस्तों यहाँ पे साइन करने हैं वाइफ को, स्पाउस को। फिर दोस्तों इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे कि डिस्चार्ज बुक की कॉपी, फिर डेथ सर्टिफिकेट पति का, फिर बैंक पासबुक की कॉपी, फिर जिला सैनिक कल्याण द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, फिर पीपीओ की कॉपी और फिर आधार कार्ड की कॉपी। तो दोस्तों ये फॉर्म भरकर ये सब डॉक्यूमेंट लगा के भेज देने हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एक तरफ सैनिक कल्याण निदेशालय इस फॉर्म को वेरीफाई करेगा, अटेस्ट करेगा, फिर दोस्तों वो आगे का प्रोसेस करेगा। तो दोस्तों ये फॉर्म है, आप मेरे से ले सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर सैनिक की या फिर जवान की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे अनुदान दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये पैसा तभी मिलेगा जब आप आगे की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें बताया है कि मृत्यु के 6 महीने के अंदर जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब सैनिक की मृत्यु हुई है तो उसके 6 महीने के भीतर ये फॉर्म भरना पड़ेगा वाइफ को, स्पाउस को या फिर डिपेंडेंट को, तभी ये पैसा रिलीज किया जा सकता है। तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि काफी टाइम हो गया तब आप कुछ कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये पैसा रिलीज किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टेशन हेडक्वार्टर से या फिर कैंटीन से या फिर जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।